नमस्कार, उत्तराखंड डेली करंट अफेयर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज दिनांक 24/2/2023 की हम क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में हमारा क्वेश्चन है भारतीय गिद्धों की व्यापक मौत के लिए के लिए क्लोफेनाक दवा को दोषी ठहराया गया था। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी क्वेश्चन है द ड्रग डिक्लोफेनाक was blamed for the widespread death of Indian vultures. Which of the following statement is correct? तो इसका पहला ऑप्शन है यह अब भारत में पशु चिकित्सा उद्देश्यों के लिए प्रतिबंधित है। इसे गिद्धों को दर्द निवारक के रूप में दिया जाता था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल ऑप्शन ए, यानी केवल एक ही इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है। क्यों है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। जो डिक्लोफेनाक दवा है, केंद्र ने 2006 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था और इंडिया के साथ साथ नेपाल और पाकिस्तान ने भी 2006 में ही इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रकार जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो सही हो जाएगी। स्टेटमेंट सेकंड हमारी गलत हो जाएगी। यानी स्टेटमेंट सेकंड क्या थी कि जो डिक्लोफेनाक दवा थी ये गिद्धों को दर्द निवारक के रूप में दी जाती थी, यानी गिद्धों को दी जाती थी एज अ पेन किलर। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि इस दवा को गिद्धों को नहीं बल्कि पशुओं को दर्द निवारक दवाओं के रूप में दिया जाता था। अब गिद्ध मृत पशुओं के शवों को खाते थे तो डाइक्लोफेनाक उनके शरीर में प्रवेश कर जाता था और उन्हें मार डालता था। तो कथन 2 गलत हो जाएगा हमारा। तो डिक्लोफेनाक के लिए ये क्या थी, ये एक सब्स्टिट्यूट के रूप में एक दवा विकसित की गई है इसके लिए। तो वो दवा में क्या था, और जो सब्स्टिट्यूट उसके लिए दवा बनाई गई थी उसमें क्या था, उसको गिद्धों के ऊपर परीक्षण किया गया था और उस दवा का नाम है मेलॉक्सीकैम। तो ठीक है, ये दोनों डाइक्लो फेनाक हो गया और मेलॉक्सीकैम हो गया। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी दवा थी जिसको खा के जो गिद्ध लोग मर जाते थे, जो हम बाकी हमारे लाइव स्टॉक यानी पशुओं में एज अ पेन किलर के लिए यूज़ किया जाता था। तो ठीक है, ये दोनों के दोनों आप कर सकते हैं। और इसका सब्स्टिट्यूट जो भी बनाया गया है, इसका सब्स्टिट्यूट बनाया गया है मेलॉक्सीकैम को। ठीक है, मेलॉक्सीकैम मवेशियों के लिए डाइक्लोफेनाक की तरह काम करता है लेकिन गिद्धों के लिए हानि रहित है। विलुप्त प्राय, ये क्वेश्चन मैं आज क्यों लेके आया था, ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया था क्योंकि आज एक न्यूज़ आई थी हिंदुस्तान टाइम्स में। न्यूज़ ये था कि विलुप्त प्राय सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध यानी वाइट रम्ड वल्चर जो है ये बनबसा में नजर आया है। बनबसा उत्तराखंड राज्य में है। तो ये वहाँ पर नज़र आया है, ये विलुप्त प्राय सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया था। तो ये सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध जो है इसको IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने इसको विलुप्त की कैटेगरी में डाला हुआ है। तो तो ये क्या है, इसलिए विलुप्त प्राय है। विलुप्त प्राय सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध यानी वाइट रम्ड वल्चर ये बनबसा में नजर आया है। इस प्रजाति के गिद्ध को 23 साल पहले इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन यानी IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने विलुप्त श्रेणी की लाल सूची में डाल दिया था। ठीक है, ये लाल सूची क्या होती है, बाकी क्या सूचियाँ होती हैं ये भी हम देखेंगे आगे। तो ये इस IUCN ने इसको रेड लिस्ट में डाल दिया था। तो जो ये सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध है इसे हम सामान्य भाषा में इसे बंगाल का गिद्ध भी कहते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया में भी पाया जाता है और इंडिया में हरियाणा और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन करता है जो प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में आयोजित की जाती है। इस प्रकार की पहली कॉन्फ्रेंस संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1948 में आयोजित की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली रेड लिस्ट दुनिया की सबसे व्यापक सूची है जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। संकटग्रस्त जातियों की IUCN लाल सूची, जिसे IUCN लाल सूची या रेड डाटा सूची भी कहते हैं, सन 1964 में गठित विश्व भर में पौधों और पशुओं की जातियों की संरक्षण की स्थिति की सबसे व्यापक तालिका है। IUCN की लाल सूची हर जीव जाति को 9 में से एक श्रेणी में डाला जाता है। इस प्रकार की श्रेणियां हैं। ठीक है, यानी कोई भी आपका जीव हो, चाहे वो पशु हो या फिर वो पौधे हों, यानी हर प्रकार का जो जीव जाति है उसको उनके लिए 9 श्रेणियां बनाई गई हैं। तो उन्हें हर जीव को क्या किया जाता है, 9 में से एक किसी श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी श्रेणी आती है, सबसे पहले आती है हमारी विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट श्रेणी। इसको EX से भी दर्शाया जाता है। तो विलुप्त श्रेणी में डालने का क्या हो जाता है, जैसे हमारा जो सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध था इसको भी विलुप्त प्राय श्रेणी में डाला था।
तो एक्सटेंड यानी विलुप्त श्रेणी क्या हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि इस जाति का कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचा है। ठीक है। सेकंड जो हमारी आती है उसको वन विलुप्त कहते हैं, यानी एक्सटेंड इन द वाइल्ड। इसका मतलब क्या होता है कि यह जाति वनों से पूर्णतः खत्म हो चुकी है और इसके बचे हुए सदस्य केवल चिड़ियाघरों या अपने मूल निवास स्थान से अलग किसी कृत्रिम निवास स्थान पर ही जीवित हैं। ठीक है, यानी जंगलों में तो नहीं है, यानी जो जानवर है उनका जो मूल निवास स्थान है जंगल है, यानी इस जाति के जो सदस्य हैं वो अपने जंगलों में नहीं है, जाति वनों से पूर्णतः खत्म हो चुकी है। इसका मतलब ये होता है। और वो क्या है कि वो किसी कृत्रिम निवास स्थान पर जीवित हैं, जो उनको एक बहुत अच्छा वहाँ पे वातावरण बना के दिया जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी, तो वहाँ पे जीवित रहेंगे, लेकिन जंगलों में जीवित नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, दूसरा के पहली जो प्रजाति थी, पहला जो श्रेणी थी वो थी विलुप्त, दूसरी होगी वन विलुप्त, और तीसरी जो है श्रेणी है वो है घोर संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। यह सी आर, पहली ई एक्स थी, फिर ई डब्ल्यू थी, फिर सी आर थी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, घोर संकटग्रस्त। इस जाति का वनों से विलुप्त होने का घोर खतरा बना हुआ है। ठीक है, जो हमारा फोर्थ कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी में क्या है कि वनों में तो है लेकिन वनों से विलुप्त होने का घोर घोर खतरा बना हुआ है, यह क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और अगली जो हमारी लिस्ट आती है वो है संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं, सिर्फ एंडेंजर्ड। इसमें क्या होता है कि जाति का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। ठीक है, पहले में क्या था कि इस जाति का वनों से विलुप्त होने का घोर खतरा बना हुआ है यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सिंपल एंडेंजर्ड है कि मतलब वनों से खतरा बना हुआ है लेकिन बहुत खतरनाक वाला खतरा नहीं है अभी। और उसके अब अगली कैटेगरी आती है हमारी असुरक्षित यानी वल्नरेबल। वल्नरेबल में क्या होता है कि ये जाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है, अभी हुए नहीं है संकटग्रस्त लेकिन उसकी निकट भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना है। अगला जो हमारा आता है संकट निकट यानी नियर थ्रेटन यानी एंटी। इसमें क्या होता है कि जाति निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। और फिर एक हमारी इसका अगला आता है वो होता है संकट मुक्त यानी जिसको हम बोलते हैं लीस्ट कंसर्न या फिर एलसी। तो इसमें क्या होता है, इस जाति को बहुत कम खतरा है, बड़ी तादाद और विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली जाति है, और लेकिन इस ठीक है ये हो गया कि बड़ी तादाद में पाई जाने वाली जाति है। और एक हमारी अगली इसकी जो लिस्ट आती है वो होती है आंकड़ों का अभाव यानी डेटा डेफिशिएंट यानी डीडी। तो इसमें क्या होता है कि जाति के बारे में आंकड़ों की कमी से उनकी संरक्षण की स्थिति और संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और एक लास्ट हमारा जो आता है वो होता है अनाकलित यानी नॉट इवेल्युएटेड एन ई। तो इसमें क्या होता है, इस जाति की संरक्षण स्थिति के संरक्षण मानदंड पर आंकन अभी नहीं किया गया है, यानी लास्ट वाली जो जाति इसमें क्या गया है कि अभी हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। एक तो क्या था कि एक तो हमारे पास डेटा डेफिशिएंट था इससे पहले वाला, और उसमें क्या है कि हमको इवेल्यूशन करनी, इवेल्यूशन नहीं किया है मतलब शायद जरूरत ही नहीं पड़ी इवेल्यूशन करने की। तो ये है, तो इसलिए हमने क्या किया गया, तो जितने भी जीव होते हैं उनको 9 श्रेणियों में हम डिवाइड करते हैं। ओके, जो हमने था 24 तारीख का हमने करंट अफेयर्स देख लिया था, तो आज हम क्या करते हैं, कल भी हमने चमोली का जो रिवीजन किया था और आज हम एक क्विक रिवीजन और कर लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी। तो पहला है पॉइंट है इसमें, ऋग्वेद के अनुसार चमोली के माना गांव में सप्तऋषियों ने अपनी जानों की रक्षा की थी और यहीं से फिर से सृष्टि की शुरुआत हुई थी। माना में व्यास गुफा है जहाँ वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। चमोली का पुराना नाम था लालसांगा। चमोली जोशीमठ में कतिरे राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी। पौरव वंश के शासक कनकपाल ने चमोली के चाँदपुरगढ़ के शासक भानुप्रताप की पुत्री से विवाह किया और चाँदपुरगढ़ में परमार वंश की स्थापना की थी। चमोली जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 में हुई थी और चमोली जनपद का जिला मुख्यालय गोपेश्वर में है। चमोली जनपद जो है कुल 6 जिलों से सीमा बनाता है, जिसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग हैं। चमोली जिले से 2 हाईवे भी होकर गुजरते हैं, जिसमें NH7 और NH109। चमोली और तिब्बत के बीच स्थित प्रमुख दर्रे कौन कौन से होंगे, बालचा, म्यूदा, नीति, सालसाल, तंजुन, चोरहटी और लामलांग। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित प्रमुख दर्रे कौन से हैं, लातूधुरा, बाराहोटी, मार्चयोग, टोपीधुरा। चमोली और उत्तरकाशी के बीच में जो दर्रा स्थित है वो है कालिंदी। चमोली और बागेश्वर के बीच में जो स्थित प्रमुख दर्रा है वो है सुंदर डूंगा। चमोली में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बुग्याल्स भी हैं, वो याद कर लीजिए आप। बुग्याल्स हैं औली, गुरसो, बेदनी, अली, सतोपन, घस्तोली, राताकौन, लक्ष्मीवन, फूलों की घाटी, नंदनकानन, पुंग, लुईटी, पनार, बुजी और कैला। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, कल फिर आएंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।